Okay, this video is for class 10 actually. We were doing our acid, base and salts. So today yesterday we have done, in the previous class we have done our acid bases and their different kinds of concepts such as Arrhenius concept, Bronsted concept and Lewis concept. Now we are seeing the salts. So let us see salts and their classifications and their properties. Salts. Okay, let me see again. Okay, okay, okay. Salts. Actually, salts are produced by the neutralization reaction. Neutralization reaction by an acid and a base. सो आपका जो एसिड और बेस होता है उसमें जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तभी आपका सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ये जो मैंने लिखा है ये हर किसी के बारे में करेक्ट है, कोई भी थ्योरी हो जाए आपका, आर्हेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी, किसी भी आपका थ्योरी अप्लाई कर लीजिए, इसमें आप देखेंगे कि सॉल्ट्स का जो ये डेफिनेशन मैंने लिखा है वो एकदम सही बैठता है। एज एन एग्जाम्पल हम लोग आर्हेनियस थ्योरी को देखते हैं। यहाँ पे आर्हेनियस थ्योरी को यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, एक HCl के साथ एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आप रिएक्शन करते हैं तो इसमें तो प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। आप एक बात यहाँ पे देखिए, ये जो HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, कोई भी एसिड हो और कोई भी बेस हो, नो मैटर व्हिच एसिड और बेस इज प्रेजेंट, एक्चुअली जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है वो होता है आपके, वो होता है आपका H प्लस और OH माइनस में। एक्चुअली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैपेंस इन केस ऑफ with H plus and OH minus. No matter which kind of acid or base is there, salts may be different, but the water must be produced due to the neutralization of a acid with a base, that is due to the neutralization of a H plus or OH minus. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, you should remember this one, that neutralization always occurs between H plus and OH minus in the Arrhenius theory, and due to the byproduct salts will be produced. Okay, so अब यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए, लुईस कॉन्सेप्ट। ओके, मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ आपको। तो लुईस कॉन्सेप्ट में आप देखिए, हम लोग क्यों लुईस कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। दिस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। वी हैव सीन आवर लुईस एसिड, वी हैव सीन आवर लुईस एसिड, and La means Lewis acid and Lb means Lewis base. Now you see the salt here. When you add AlCl3 with one Cl minus, you can see here this is a this is a this is a Lewis acid, because हम लोगों ने देखा है its octet is not satisfied. किसका octet? Its octet means आपका एल्यूमिनियम का octet जो है is not satisfied, so it has a deficiency, it has a need of a pair of electron। जो आपका लुईस एसिड का जो डेफिनेशन है, जो आपका लुईस एसिड का डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का डेफिशिएंसी होगा। अभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डेफिशिएंसी एक पेयर के लिए भी डेफिशिएंसी हो सकता है, दो पेयर के लिए भी डेफिशिएंसी हो सकता है, और सारे और हायर नंबर ऑफ डेफिशिएंसी कैन बी आल्सो पॉसिबल। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है एक लुईस एसिड। सो इसके साथ आप एक Cl माइनस, जो एक लुईस बेस है, हम लोगों ने देखा था, जिसके ऊपर भी लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो यहाँ पे जो सॉल्ट यहाँ पे निकल के आएगा AlCl4 माइनस। अभी देखिए यहाँ पे सॉल्ट कैसे हो गया, यहाँ पे सॉल्ट कैसे हो गया, देखिए एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस। अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लुईस कॉन्सेप्ट में, लुईस कॉन्सेप्ट में, इन द लुईस कॉन्सेप्ट there it is not necessary, it is not necessary, it is not necessary that a water is produced, that a water should be produced. It is not necessary that a water should be
produced. You should remember this one. Okay, so this लुईस कॉन्सेप्ट में आपका जो एसिड और बेस में रिएक्शन होता है उसमें सॉल्ट जरूर निकल के आता है, लेकिन आपका जो ये होता है ना आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, इसमें सॉल्ट के साथ साथ आपका वाटर भी निकल के आता है. सो वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड एज ए बाय प्रोडक्ट विद द सॉल्ट ड्यू टू द इन द केस ऑफ एन आर्हेनियस थ्योरी. लुईस कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता है, वाटर प्रोड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है. तो आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा. सो उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ सॉल्ट्स के. आपको एग्जांपल मैं यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट के थ्रू में दिखा देता हूं आपको. देखिए NH3 इसके ऊपर लोन पेयर है और आप H+ इसको देख लीजिए. H+ मींस इसका डेफिशिएंसी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है. ओके, बिकॉज हाइड्रोजन वांट टू सेटिस्फाई इट्स डुप्लेट. तो इसको एक पेयर चाहिए होगा, तो ये पेयर इसको दे देगा. हो गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4+. ये प्लस चार्ज कहाँ से आया, पहले यह न्यूट्रल था, दिस वाज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. नाउ यहाँ पे एक H+ इस साथ में ऐड हो जाता है. 0 के साथ में, न्यूट्रल चार्ज के साथ में आप एक प्लस चार्ज ऐड करोगे तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, NH4+. दिस इज ए सॉल्ट. ओके, इसके साथ आप कोई भी एनायन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, Cl-, Br-, SO4 2- एटसेट्रा. सो आपका सॉल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा. तो लुईस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक एसिड और बेस के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर का ट्रांसफर होता है, उसके बाद जो निकल के आता है एक सॉल्ट होता है. दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ए वाटर मॉलिक्यूल शुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ये जरूर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सॉल्ट के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एटसेट्रा. तो सॉल्ट्स का पहले देखते हैं हम लोग. सॉल्ट्स आर जनरली soluble in polar solvents. कौन से पोलर सॉल्वेंट्स, क्या हो गया, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था. जैसे कि आपका HCl होगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होता है. हम लोग देखा है इसको क्लास 11 में. क्यों होता है, बिकॉज इट इज एन कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे जो होता है डेल्टा माइनस, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हम लोगों ने देखा है वाटर के अंदर भी ये डिसॉल्व होता है. वाटर इज ऑल्सो ए पोलर सॉल्वेंट. दोज हु डू नॉट नो, यू शुड सी द प्रीवियस वीडियोस. सो वाटर भी एक हो गया आपका पोलर सॉल्वेंट. और उसके बाद हम लोग देखेंगे HF हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया. ये सब पोलर सॉल्वेंट है. तो पोलर सॉल्वेंट में जनरली जो आपका सॉल्ट्स है वो डिसॉल्व होता है. क्यों डिसॉल्व होता है, ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ये एक स्टार पॉइंट है, क्योंकि ये आपको नहीं मिलेगा अभी क्लास का आपका स्टैंडर्ड में. क्लास 11 के स्टैंडर्ड में भी आपको ये खोजने में दिक्कत होगा. तो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको स्टार दे दीजिए. क्या होता है, सॉल्ट्स आर, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट्स. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, क्लास 11 में पढ़ा था, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसमें जो आपका सॉल्ट है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है. जैसे कि हम लोग जैसे कि लेबोरेटरी में जाते हैं, हम लोग पहले के जैसे लेबोरेटरी में जाते हैं, मान लीजिए कोई किसी ने आपको एक बेरियम सल्फेट का सैंपल दे दिया है, बेरियम सल्फेट का. तो बेरियम सल्फेट का सैंपल के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिसॉल्व करेंगे. डिसॉल्व कहाँ पे करेंगे, पहले करेंगे H2O में. H2O में तो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लेटिस एंथैल्पी है, इसका हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में, अरे सॉरी क्लास 9 में पढ़ा है इसको. हम लोगों ने देखा था क्लास 9 में केमिकल बॉन्डिंग में, CB केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखा था. लेटिस एंथैल्पी जो इसका है, इसका वो ज्यादा है, वेरी हाई. सो वाटर इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता. वाटर कैनॉट डिसॉल्व बेरियम सल्फेट. नंबर 2 देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, वाटर को अभी गर्म करेंगे, हॉट वाटर. ठीक है, हॉट वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर में लेके जाएंगे. उसके बाद इसमें इसको डालेंगे बेरियम सल्फेट. इसमें भी नहीं डिसॉल्व होगा, क्योंकि उसके बाद देखिए बताऊंगा मैं क्यों नहीं डिसॉल्व होगा. उसके बाद देखिए हम लोग इसको डाइल्यूट HCl में लेके जाएंगे.
वहाँ पे भी इसको डिजोल्व नहीं कर सकते। और इसके बाद हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं, इसमें भी नहीं डिजोल्व होगा। नंबर 5 इसको हम लोग डाइल्यूट HNO3 में ले सकते हैं, उसको इसमें भी डिजोल्व नहीं होगा। इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हैं, उसको हीट भी कर सकते हैं, नहीं होगा। नंबर 7 इसको हम लोग एक्वारिजिया में इसको लेके जाएंगे। एक्वारिजिया मीन्स 3:1 HCl/HNO3, HCl/HNO3, इसको हम लोग यहाँ पे डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें भी इसको डिजोल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे इसको डिजोल्व करने के लिए, नहीं होगा क्योंकि इसका लेटिस एंथैल्पी इतना हाई होता है। तो ये जो सॉल्ट है इसको बोलते हैं इनसोल्यूबल सॉल्ट, इनसोल्यूबल सॉल्ट, इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, हम लोगों ने अभी पढ़ा था सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ऑल ऑफ दीज आर पोलर सॉल्वेंट्स। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो ऑर्डर है, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों ने देखा था अभी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होता है वो सॉल्ट्स को इजीली डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो ऑर्डर है, देखिए आप लोग यहाँ पे पहले H2 है, उसके बाद हॉट H2, डाइल्यूट HCl, कांस्टेंट HCl, डाइल्यूट HNO3, कांस्टेंट HNO3, एक्वारिजिया। Dielectric constant is continuously increasing, but they have no effect on barium sulfate. So these are called insoluble salt. You can see insoluble salt और भी insoluble salt है, जैसे कि स्ट्रोंशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, लेड सल्फेट हो गया, ये सब जो है ये insoluble salts है। तो insoluble salts आप लोगों को याद रखना है, इनका जो लेटिस एंथैल्पी है बहुत ही हाई होता है, इसीलिए आप लोग इसको कोई भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्ट्स जनरली आर soluble in water but not exactly soluble, all the salts are not exactly soluble. So let us see, salts are generally of 5 types. One is a normal salt, number 2 is acidic salt, number 3 is your basic salt, number 4 is your dye salt, number 5 is your complex salt. तो अभी ये देखेंगे हम लोग नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है। अब जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग एक NaOH के साथ एक HCl का रिएक्शन कर रहे हैं। अभी देखिए आप लोग को सबसे इजीली कैसे समझ में आएगा कि कौन सा रिएक्शन में नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। आप यहाँ पे OH का क्वांटिटी देखिए, इसमें एक OH है और इसमें देखिए हाइड्रोजन का क्वांटिटी देखिए, एक हाइड्रोजन है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, तो इसमें यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर निकल के आएगा H2O, और जो दूसरा जो यहाँ पे रह जाएगा उसको बोलते हैं NaCl। तो इसके साथ में एक वाटर कैसे निकलेगा, H2O। देखिए आप यहाँ पे ये दोनों को एक साथ मिला दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा H2O, तो यहाँ पे NaCl प्लस H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। तो नॉर्मल सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है आप लोग के यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। आप पहले एसिड के साथ में देखिए कि OH के साथ में देखिए, प्लस इसके साथ में आप लोग HCl डालिए, तो क्या होगा, इसमें भी नॉर्मल सॉल्ट होगा, नॉर्मल सॉल्ट, यह भी नॉर्मल सॉल्ट होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे OH का क्वांटिटी एक है, बेस में एक ही OH है एक ही मोल में, और यहाँ पे देखिए इसमें भी एक ही हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक H2O तो यहाँ पे निकलेगा और पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे एक आपको अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ पर क्या करते हैं H2SO4 के साथ में आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए OH का क्वांटिटी कितना है, एक मोल में एक ही OH है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्वांटिटी कितना है, एक मोल में 2 हाइड्रोजन है। तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, इट contains 2 mole of H plus, it contains 2 mole of H plus, it contains 1 mole of OH minus। तो आप लोगों को क्या पता चला, यहाँ पे H का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, H का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, तो एक ही H यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा तो एक वाटर निकलेगा, बिकॉज OH यहाँ पे कम है, एक ही OH है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन यहाँ से H2O में निकल के आएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा NaHSO4, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट। ये दिस इज नॉट ए नॉर्मल सॉल्ट, दिस इज नॉट ए नॉर्मल सॉल्ट, नॉट नॉर्मल, दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट। कैसे पता चला हम लोगों को एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट कैसे पता चला,
एसिडिक सॉल्ट पता चला। इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गया है, इसमें इसको कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो देखिए क्या हुआ, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन इसको यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो OH का क्वांटिटी 1 मोल में है, इसमें H2SO4 का 1 मोल में 2 हाइड्रोजन होता है, इसमें होता है 1 OH। तो यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। जे एज इट इज इन द लोअर क्वांटिटी, सिर्फ 1 ही मोल वाटर निकलेगा, यहाँ से 1 ही हाइड्रोजन निकलेगा और 1 हाइड्रोजन रह जाएगा। तो जो सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे H3PO4 को, आप देखिए यहाँ पे H3PO4 के साथ में आप एक NaOH को यहाँ पे निकले रिएक्शन कराएंगे, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक OH है। तो यहाँ पे जो आपका OH है, ये कितना OH है, ये 1 OH है। तो 1 OH के साथ में यहाँ से कितना हाइड्रोजन निकलेगा, 1 ही हाइड्रोजन निकलेगा। तो बाकी क्या होगा, एक वाटर तो यहाँ पे निकलेगा और बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे सोडियम रह जाएगा और 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 तो निकल के जाएगा वाटर में और 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और एक PO4 रह जाएगा। तो ये भी आपका एसिडिक सॉल्ट हो गया, मोनोसोडियम फॉस्फेट, एसिडिक सॉल्ट, मोनोसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो यहाँ पे ये जो है, ये आपका हो गया एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल। कैसे होता है, कैसे होता है, एसिड इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, एसिड इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। आपका जो एसिड है यहाँ पे पार्शियली न्यूट्रलाइज होता है, पार्शियली न्यूट्रलाइज होने से आपका एसिडिक सॉल्ट निकल के आएगा। सिमिलरली आप लोग जब देखेंगे बेसिक सॉल्ट कौन सा होता है, अब देखेंगे बेसिक सॉल्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, बेस इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। आप लोगों को थोड़ा सा और एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहिए और दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा एसिडिक सॉल्ट है। आप एक काम कीजिए, एक सॉल्ट ले लीजिए, इसको पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, वाटर में, सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी यहाँ पे आपको लिटमस टेस्ट करना है। लिटमस टेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले देखिए इसको। सब चीज हम लोग देखते हैं, एक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी में यहाँ पे डिसॉल्व कर देंगे। करने में क्या होगा, सोडियम के साथ में OH लग जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा और यहाँ पे निकलेगा H2CO3, यहाँ पे 2 निकलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग हमारा जो एसिडिक बेसिक नेचर पढ़ रहे थे, जो डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो देखिए आप, ये देखिए, यह ये जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कार्बोनिक एसिड, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये होता है आपका वीक एसिड। क्या एसिड होता है आपका, ये होता है आपका वीक एसिड। और वीक एसिड के साथ में आप लोग क्या डाला यहाँ पे, ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोगों ने देखा है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होता है यहाँ पे, वीक एसिड के साथ में आप स्ट्रॉन्ग बेस निकल के देंगे, तो आपको यहाँ पे लिटमस पेपर यहाँ पे आपको डिप करना है। कौन सा लिटमस पेपर डिप करना है, रेड लिटमस डिप करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ब्लू लिटमस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सोडियम कार्बोनेट है उसको आपने पानी में डिसॉल्व किया, करने के बाद जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ, इसमें देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड है। तो आपको पता ही चलेगा यहाँ पे, क्योंकि बेस का यहाँ पे पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है मींस आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग कोई भी सॉल्ट का पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जनरली द सॉल्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर सिलेबस विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर इजीली। आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको पानी में इसको डिसॉल्व करिए। करने के बाद एक काम कीजिए, पहले तो आपका ब्लू लिटमस डालिए, चेंज होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके बाद रेड लिटमस डालिए, चेंज होगा तो हम लोग समझ जाएंगे। ओके,
तो इसी तरीके से आप लोग एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के बारे में पता लगा सकता है एक्वा सॉल्यूशन में, इसको इसमें पानी में इसको डिसॉल्व करने के बाद। तो ये हो गया आपका बेसिक सॉल्ट। अभी हम लोग इस इतना ही हम लोगों का क्लास 9th-10th के सिलेबस में सीबीएसई में है, लेकिन आईसीएसई के सिलेबस में हम लोगों ने देखा है और दो सॉल्ट यहाँ पे है, एक है डाई सॉल्ट और एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगा आपको। आप लोग क्या करिए, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और देखिए अच्छी तरीके से। डाई सॉल्ट का जो नाम है उसका नाम है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कैसे, K2SO4.Al2SO4 आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये कि ये जो सॉल्ट है ये दो सॉल्ट के मिक्सचर से बना हुआ है। जनरली इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स के साथ में। अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे H2O आपने यहाँ पे डिसॉल्व, H2O में इसको आपने डिसॉल्व किया तो क्या पे निकल के आएगा K प्लस Al+3 और आपका यहाँ पे आ जाएगा SO4 2-। तो अभी क्या हुआ है देखिए, डाइसॉल्ट्स जो डेफिनेशन है आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये आपको हम लोग को यहाँ पे परेशानी में डाल जाएगा। तो डिसॉल्व्ड और कंप्लीटली डिसॉल्व्ड in all kind of solution to give component ions। ये कंपोनेंट आयन क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या है। एक पोटेशियम तो यहाँ पे है, एल्यूमिनियम भी है, सल्फेट भी है। तो क्या होता है आप लोग यहाँ पे देखिए, ये सब जो है ये आयोनाइज होके निकल जाएंगे। तो डाइसॉल्ट के जो आपका जो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसको ये डिसॉल्व हो गया है कंपोनेंट में, इसको ब्रेक हो गया है। आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पे पोटेशियम का टेस्ट कीजिए। कैसे करेंगे टेस्ट, ये आपका एमएससी में भी नहीं है, ठीक है ना। वो आपको मैं यहाँ पे इसका टेस्ट क्यों बता रहा हूँ, टेस्ट बता रहा हूँ आपको ये समझ में आ जाए। ये जो सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, या हम लोगों को कैसे पता चलता है, हम लोगों ने किया है तो आप तो यहाँ पे अभी नहीं इसको कर सकेंगे। सो इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे पता चलता है हम लोगों को कोई भी डाइसॉल्ट है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। हम लोग जो लेबोरेटरी में जाते हैं, हम लोग को एक सैंपल दे देते हैं, तो उस सैंपल में क्या होता है, हम लोग पहले इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में। जनरली वाटर सोल्यूबल होता है, नहीं होता है तो हम लोग इसको फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने के बाद वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, जो भी सॉल्ट हो आपका फ्यूजन करने के बाद वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम लोग इसमें, इसका जो टेस्ट है करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो K+ इसका कैसे करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे सोडियम कोबाल्टी नाइट्रेट। सोडियम कोबाल्टी नाइट्रेट करने से क्या होगा, करने से आपका यहाँ पे एक येलो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। सोडियम कोबाल्टी नाइट्रेट का कलर है व्हाइट, तो आप लोग यहाँ पे डालेंगे इसको तो हो जाएगा पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्रेट। तो क्या हो गया, ये पोटेशियम का टेस्ट कन्फर्म हो गया, पोटेशियम का टेस्ट हो गया कन्फर्म। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो फिटकरी फिटकरी बोलते हैं इसको, बंगाली में फिटकरी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एलाम, पोटाश एलाम बोलता है इसको। वो भी मैं बताऊंगा क्यों बताते हैं इसको एलाम। तो ये जिसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग एक बीकर में ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद यहाँ से थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में निकालेंगे, एक एक करके टेस्ट करेंगे। पहले पोटेशियम का कर लिया, अभी नंबर 2 करेंगे एल्यूमिनियम का, Al+3 का करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल दीजिए, तो ये जिलेटिनियस सॉल्यूशन बनाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है। तो आप सल्फेट का टेस्ट भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, सल्फेट का टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए। बेरियम क्लोराइड डालने से क्या होगा, बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रैक्टिकल में यूज होता है। हम मुझे लगता है कि आईसीएसई के सिलेबस में थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे क्लास में कराते हैं, तो सीबीएसई में शायद इसको 11th में ही कराएंगे। तो क्या होता है, तो यू कैन फाइंड आउट द टेस्ट फॉर एवरी each and every component here, and you will get the idea that it completely ionizes in all kinds of dilution। तो ये हो गया आपका डाइसॉल्ट का डाइल्यूशन में कैसे कंपोनेंट आयन में ब्रेक होता है। अभी देखिए इसको,
डाइसॉल्ट को all the alums are disalts, but all the disalts आर नॉट एलम। ये जो आप यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अब देखिए Al2SO4 होल 3 K2SO4 और यहाँ पे जो होता है आपका 24H2O, ये हो गया आपका पोटाश एलम। आप यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल है NH4 होल 2 SO4 डॉट FeSO4 डॉट यहाँ पे 6H2O, ये हो गया आपका मोहर सॉल्ट और ये है आपका पोटाश एलम। अच्छी तरीके से देखिएगा पोटाश एलम। अभी क्या होता है यहाँ पे मोर सॉल्ट जो है वो भी एक डाइसॉल्ट है, क्योंकि आपको इसको में पानी डाल दीजिए तो ये आपको देगा NH4 प्लस नेस्लर्स रिएजेंट के साथ, इसको आपको कॉन्फर्म भी कर सकते हैं। SO4 2- हम लोगों ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी थोड़ा सा क्लास 11 में पढ़ा है। Fe2 प्लस का टेस्ट भी दे देगा ये, तो ये सबका टेस्ट दे देता है, तो मीन्स ये डाइसॉल्ट है। लेकिन इसको आप एलम नहीं बोल सकते। एलम बोलने के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है यहाँ पे। एलम बोलने के लिए जो है एक देखिए यहाँ पे, ये जो आपका जो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे आपका पोटेशियम के ऊपर चार्ज देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। हम लोगों ने क्लास 9 में रेडॉक्स कर लिया है। तो एल्यूमिनियम में कितना है, एल्यूमिनियम में है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3। एलम का जो फर्स्ट रूल है आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए और याद रखना चाहिए, एलम में आपका हमेशा 24 वाटर ही होगा, ये आपका कॉन्फर्म्ड है। और डाइसॉल्ट में कितना भी वाटर हो सकता है, देखिए वो वाटर है इसमें, ये भी एक डाइसॉल्ट है, ये भी एक डाइसॉल्ट है, लेकिन इसको हम लोग डाइसॉल्ट के एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, इसको बोलते हैं एलम। क्यों एलम बोलते हैं, जो एक कैटायन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और जो एक एनायन और दूसरा वाला कैटायन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, पहला क्या है +1, इसमें है +3। और वाटर जो है यहाँ पे 24 वाटर होता है। एज यू नो दिस इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा है ये क्रिस्टलाइजेशन, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो all the salts, all the disalts are not alum, but all the alums are disalts। जो भी एलम हो वो आपका डाइसॉल्ट में कैटेगरी में ही जाएगा, लेकिन सब जो डाइसॉल्ट होता है वो एलम नहीं होता, क्योंकि इसमें वाटर इतना ही होता है। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे उसका होता है +1, ठीक है ना। तो मोर सॉल्ट इज ए डाइसॉल्ट बट नॉट ए एलम। तो ये हो गया हमारा डाइसॉल्ट का बात। अभी हम लोग देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लास 12 में आप लोग इसका पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जानने थे। कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, इसको आपको कैसे पता चलेगा। पहले तो आपको देखना है, पहले आपको स्ट्रक्चर अगर दिया गया है, आपका सबसे इजीएस्ट वे है, यह देख लीजिए। इसमें थर्ड ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जनरली आपको जब सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख के देते हैं, इसमें एक थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे होता है। थर्ड ब्रैकेट होने से क्या होता है, जनरली नॉट ऑलवेज, जैसे कि इसमें नहीं है LiAlH4, इसमें हम लोग को बनाना पड़ेगा ऐसे। तो ये क्या होता है मैं बताऊंगा इसको आपको डिटेल्स में, नहीं तो मेरा यूट्यूब के चैनल में एक वीडियो है कॉम्प्लेक्स के बारे में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है, इसमें K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। इसको इसको हम लोग कैसे पता चलेगा हम लोगों को, क्योंकि ये थर्ड ब्रैकेट के बीच में है, थर्ड ब्रैकेट के बीच में है, आपको स्ट्रक्चर दिया गया है तो आप बता सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया गया है, सैंपल दे दिया है, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। K4FeCN6, इसमें आप पानी डालिए, डालने के बाद आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा टेस्ट करने के बाद, ये जो आयरन है आपको पता है इसमें आयरन है, आपको यहाँ पे पता है, मालूम है, समझ लीजिए आपको मालूम है इस कंपाउंड में आयरन है। आप इसको पानी में डालते हैं और इसमें आयरन का टेस्ट करते हैं। आयरन का टेस्ट कैसे करेंगे, HCl के साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
डालने के समय आपको प्रूशियन ब्लू कलर हम लोगों ने देखा है, हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्लास में हम लोगों ने ये कर लिया है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो आपका आईसीएसई में है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो अभी इसमें आप लोग H2 डालिए। डालने से क्या होता है आपको पता ही, यहाँ पे आयरन है, आप क्या करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें आयरन का टेस्ट करते हैं, आपको आयरन का टेस्ट नहीं मिलता है। तो ये आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसे? कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कैन रिटेन its identity in the aqueous solution as well as in the solid state. A complex can retain its identity in the aqueous solution as well as in the solid state. तो क्या हो गया आपको, यहाँ से देखिए आप, जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका जो ये थर्ड ब्रैकेट के वाला जो इस हिस्सा होता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। थर्ड ब्रैकेट के बीच का जो हिस्सा होता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर में, जब पानी में डिसॉल्व करेंगे इंटैक्ट रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स का ये बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये जो आपका सॉलिड स्टेट में आपका इसका जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। जो बाहर का जो हिस्सा होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है, इसको आप आइडेंटिटी नहीं बुला सकते। तो आपको क्या पता चला यहाँ से? कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका इसका आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में और इसका सॉलिड स्टेट में एक ही तरीके से इसको रखता है। तो आइडेंटिटी इज रिटेन इट्स आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या क्या पार्ट है आप देखिए यहाँ पे। विल नॉट गो टू द माने एब्सोल्यूट डिटेल्स, विल जस्ट सी दैट इज इन आवर सिलेबस K4 FeCN6। आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है जो थर्ड ब्रैकेट के बाहर का जो हिस्सा है, आप इसको देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से। इसका थर्ड ब्रैकेट का बाहर का जो हिस्सा है उसके बोलते हैं आप लोग काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है? इट इज नॉट ए पार्ट of the complex, it is present here due to the charge balance। ये कैसे है, ये कैसे हुआ? आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले अच्छी तरीके से देखिए। FeCN6, सपोज करो मुझे पता है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, ठीक है, मुझे पता है आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पे +2 है। अच्छा ठीक है, अभी हम लोगों को ये पता है, आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को पता है। अब क्लास 9th में हम लोगों ने रेडॉक्स भी किया था, तो मेरे स्टूडेंट्स लोगों को पता भी होगा कि साइनाइड के ऊपर एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे कितना साइनाइड है आप लोग देखिए, यहाँ पे 6 साइनाइड है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -6 आएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक +2 है और एक -6 है। तो +2 के साथ में आप लोग -6 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना होगा? -4 हो जाएगा। तो -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसके ऊपर 4- लिख सकते हैं। तभी 4- हम लोगों ने लिख लिया। अब 4- लिख लिया तो क्या हुआ? एटम तो न्यूट्रल होता है ना, मॉलिक्यूल तो अभी इसका न्यूट्रलिटी आपको इसका यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए उसको। तो क्या करेगा? वो 4- को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको 4+ चार्ज की जरूरत होगा, क्योंकि 1- के न्यूट्रलाइज करने के लिए 1+ चाहिए होता है। अभी 4- को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4+ चाहिए होगा। तो 4+ अब कहां से आएंगे? अब पोटेशियम बिठाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा? पोटेशियम बिठाएंगे तो आपको एक के ऊपर एक ही प्लस चार्ज मिलेगा, तो 4 लगेगा आपको यहाँ पे पोटेशियम। एक के ऊपर एक चार्ज, 4 के ऊपर +4, +4 - 4 न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तभी न्यूट्रल हो गया 0। तो न्यूट्रलाइजेशन ऐसे होता है। तो आप लोग मान के चलिए आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिला, पोटेशियम नहीं मिला, आप लोग कैल्शियम है, कैल्शियम के एक के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। तो 2 के ऊपर कितना होगा? +4। तो -4 और +4 निकल के 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया। अभी मान के चलिए Fe हो गया, Fe के ऊपर +2 है,
सपोज यहाँ पे +2 होने से क्या होता है, कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर +2, 2 के ऊपर +4, +4 के साथ -4 यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स का जो ये जो बाहर का हिस्सा है, ये जो बाहर का हिस्सा है वो आपका यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्चुअली, इट इज हियर प्रेजेंट ड्यू टू द चार्ज बैलेंस। यही पार्ट जो है पानी में डालने से यही आपको यहाँ पे आयोनाइज होते हुए दिखेगा, लेकिन जो अंदर का पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट में आपको नहीं डिसोसिएट होगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, उसके बाद इसको स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि जितना हम लोगों को चाहिए उतना ही पढ़ूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेशियम यहाँ पे इसका या क्या क्या रोल क्या है इसका, ये रोल है इसका काउंटर आयन का रोल है। काउंटर आयन मींस इट इज नॉट हियर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इट इज हियर ड्यू प्रेजेंट ड्यू टू द चार्ज बैलेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे चले जाइए, FeCN6 यहाँ पे K4, ये जो बीच का पार्ट है थर्ड ब्रैकेट के अंदर, द मेटल एटम that is present in the coordination sphere is called as central metal एटम। ये जो आपका थर्ड ब्रैकेट के अंदर जिसके बोलकर हम लोगों को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसके अंदर आपको कोई भी मेटल एटम दिखेगा तो इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। जनरली जो मेटल हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होता है, जैसे कि हो गया आपका डी ब्लॉक, आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, हम लोगों ने देखा है जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जैसे कि आपका हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे समझ में आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रिनियम, रोडियम एटसेट्रा। ये हम लोग को देखने को मिल जाएगा। आपका पीरियोडिक टेबल का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसमें लिखा हुआ है, देखिए आपको ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ये जो आपका पार्ट होता है ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। मुझे लगता है आप लोगों ने क्लास 9 में ये सब थोड़ा सा इसको पढ़ा होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो ही आपका यहाँ पे सेंट्रल मेटल के जैसा यहाँ पे बिहेव कर सकता है। इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो यहाँ पे मेटल है, जैसे कि आपको यहाँ पे आयरन जो है इट कैन एक्सेप्ट 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्या होता है, हम लोगों ने हमारे पिछले क्लास में देखा है कि लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, एक हो दो हो कोई बात नहीं, लुईस एसिड ऑलवेज एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए पेयर हो सकता है, मोर देन ए पेयर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एटसेट्रा, उनका जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर के साथ में। तो जो है उसका क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, तो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो लुईस एसिड जो होता है ये होता है लुईस एसिड, ओके। और ये है क्या, ये है लुईस बेस। आपको कैसे पता चला, साइनाइड के ऊपर माइनस चार्ज है, हम लोगों ने पढ़ा है कि लुईस बेस का डेफिनेशन है। तो एक लुईस एसिड प्लस एक लुईस बेस, इसके साथ में क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। ये जो सॉल्ट होता है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बताते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है ऐसा जिसको आप पानी में डाल दो, इसको डिसॉल्व कर लो, कोई बात नहीं हो, इसको डिसॉल्व करने के बाद भी आप लोगों को इसमें पता है आयरन है, लेकिन आप इसका आयरन का टेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्फर्म नहीं होगा आयरन। क्योंकि नहीं होगा, because the iron does not get completely ionized in the solution, because कॉम्प्लेक्स का ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स जो है किसी भी सूरत में आपको एक्वा सॉल्यूशन में डालने से ये आपका आयोनाइज नहीं होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, इट रिटेन्स इट आइडेंटिटी
इन द एक्वा सॉल्यूशन एज वेल एज इन द सॉलिड स्टेट। तो क्या है कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या पार्ट है, कॉम्प्लेक्स में 3 पार्ट होता है एक्चुअली। एक जो है थर्ड ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। थर्ड ब्रैकेट के अंदर चला जाता है, अंदर में एक मेटल एटम आपको मिल जाएगा, वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा, ठीक है ना। तो आपको जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट के अंदर में मेटल को छोड़ के जो भी कुछ आपको मिल जाएगा उसको लिगेंड बोलते हैं और लुईस बेस बोलते हैं। तो लुईस एसिड हम लोगों ने पहले ही इस क्लास के पहले ही डिस्कस किया था, जे एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस के बीच में रिएक्शन होने से क्या प्रोड्यूस होता है, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स का पूरा एक्सप्लेनेशन जितना हमारा सिलेबस में है। तो हम लोग एक और भी क्लास करते हैं, क्लास 10th का, कुछ दिन के लिए ये स्टॉप है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो भी क्लास चालू कर देंगे। वो जो क्लास है वो हम लोग जेई के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हम 11th का आधा पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा है अभी यहाँ पे, सॉल्ट्स आर ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है। सॉल्ट्स होता है एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डाई सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या सीखा है हम लोगों ने, नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है, एक H प्लस एक OH माइनस के साथ में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो सॉल्ट निकल के आता है वो है नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, एसिड ज्यादा है, इसमें H प्लस ज्यादा होता है, अभी इस H प्लस ज्यादा होता है, और बेस में क्या होता है, OH माइनस कम होता है। तो डालने से क्या होता है, पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। तो वहाँ पे जो है सॉल्ट जो एसिडिक हो जाता है। वो कैसे आपको पता चलेगा एसिडिक है, आप इसको पानी में डिजोल्व कर दीजिए, ब्लू लिटमस डाल दीजिए तो रेड हो जाएगा, ये आपका एसिडिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, सिमिलर करिए, इसको पानी में डिजोल्व करिए और इसमें आपको रेड लिटमस डालना है तो ब्लू हो जाएगा, तो बेसिक सॉल्ट भी हो गया। डाइसॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है डाइसॉल्ट। और डाइसॉल्ट में क्या पार्ट होता है, सब डाइसॉल्ट को हम लोग एलाम नहीं बोल सकते हैं, बट सब एलाम को हम लोग डाइसॉल्ट बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सॉल्ट तो आपको पता ही होगा, अभी बताया है मैंने। तो यहाँ पे वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास है वो हम लोग इसमें क्लास 11th का एक चैप्टर करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये क्लास 11th का क्लास है। तो ये जो आपको वीडियो में दिया है ये क्लास 10 का वीडियो है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।